Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today is Independence Day. Happy Independence Day to all. I'm gonna start a new second chapter of class 10th history, nationalism in India. Okay, हम आज पढ़ेंगे nationalism in India. As you have seen, nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states. It also meant a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. आपने तो पढ़ा ही होगा कि नेशनलिज्म इन यूरोप पूरा यूरोप को चेंज कर दिया। मतलब पूरा चेंज हो गया और पीपल का अंडरस्टैंडिंग भी चेंज हो गया और उनका जिस जगह पे बिलोंग करते थे वहीं पे जाके बसने लगे। उसके बाद न्यू सिंबल, न्यू आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज फॉर्ज न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज। उसके बाद नया सिंबल्स आया, आइकॉन्स आया, सॉन्ग्स आया, उनका लैंग्वेज आया। उसके बाद बाउंड्रीज के सहित एक एक जगह पे एक एक लोगों मतलब एक ही कल्चर, एक ही ट्रेडिशन के लोग रहने लगे। इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज ए लॉन्ग प्रोसेस, और ये बहुत बड़ा प्रोसेस था नया आइडेंटिटी बनाने के लिए, एक नया नेशनल आइडेंटिटी बनाने के लिए। हाउ डिड द कॉन्शियसनेस एमर्ज इन इंडिया, कैसे ये इंडिया में भी एमर्ज हुआ। इन इंडिया एज इन मैनी अदर कॉलोनीज, the growth of modern nationalism is immediately connected to the anti-colonial movement. People began discovering their unity in the process of the struggle with colonialism. जैसा जैसे मतलब जो देश और एक देश को मतलब कब्जा कर देता है उसे कॉलोनी बोलते हैं। ओके, ये कॉलोनीज मतलब जो कॉलोनिज्म जब बढ़ता है, नेशनलिज्म उस देश के अंदर बढ़ता है, मतलब लोगों के अंदर नेशनलिज्म का उत्पन्न होता है, भक्ति, देश के लिए प्यार, ये सब उत्पन्न होता है। उसके बाद जाके वो लोग स्ट्रगल करते हैं यूनिटी में आके। ओके, ये स्ट्रगल उन्हें मतलब इंडिपेंडेंस करता है और उस देश को भगा देता है, एक देश उस देश से। द सेंस ऑफ बीइंग ऑपरेस्ड अंडर कॉलोनिज्म प्रोवाइडेड ए शेयर बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। ये जो कॉलोनिज्म है बहुत सारे बॉन्ड्स को एक जगह पे मतलब इकट्ठा कर लेता है। मेनी डिफरेंट ग्रुप्स, बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर देता है। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली, लेकिन सबको अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। सब ग्रुप्स को सब अलग अलग टाइप का इफेक्ट पड़ता है। देयर एक्सपीरियंसेस वेर वेरिड, उनका एक्सपीरियंस अलग होता है। एंड द नेशंस ऑफ फ्रीडम वेर नॉट ऑलवेज द सेम, और जो फ्रीडम के लिए सबको एक ही तरह के फ्रीडम, मतलब किसी के लिए आसानी से मिल गया होगा, कोई स्ट्रगल नहीं किया होगा ज़्यादा, और कोई बहुत स्ट्रगल करने के बाद जाके फ्रीडम मिलता है। The Congress under Mahatma Gandhi tried to force these groups together within one movement. कांग्रेस के अंडर महात्मा गांधी दोनों मिलकर एक बार ट्राई मतलब एक मूवमेंट स्टार्ट किए थे, और बट द यूनिटी डिड नॉट एमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन ये यूनिटी नहीं एमर्ज नहीं हुआ विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, मतलब अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट करने लगे, एक दूसरे को दोष देते रहे। In an earlier textbook, you have read about growth of nationalism in India up to the first decade of the 20th century. हमने पुराने बुक में तो पढ़ा ही होगा कि ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म जो ग्रोथ हुआ था, हम फर्स्ट डिकेड तक ही पढ़े थे 20th सेंचुरी का। In this chapter, we will pick the story of 1920s, the study of non-cooperation and civil disobedience movement. हम इस बुक में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे 1920s के बाद जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस हाउ टू डेवलप नेशनल मूवमेंट, और तो और हम कैसे देखें, हम जानेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे
नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ कांग्रेस के द्वारा, और हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, और कैसे सोशल ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स आके पार्टिसिपेट किए, यूनिटी यूनाइट हुआ, और तो और हाउ नेशनलिज्म कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, और नेशनलिज्म कैसे लोगों के अंदर कैप्चर हुआ. Okay, so let's get started. The First World War, Caliphate and Non-Cooperation. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो पता ही होगा, 1914 से 1919 में हुआ था. और खलीफेट मूवमेंट जो टू ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था, अली ब्रदर्स, शौकत अली, मोहम्मद अली. और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया था रॉलेट एक्ट आने के बाद, खत्म होने के बाद. Okay, in the years after 1919, we see the national movement spreading to the new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle. How do we understand these developments? What implications did they have? हम 1919 के टाइम पे तो देखा ही होगा कैसा नेशनल मूवमेंट पूरा स्प्रेड हो रहा था इंडिया में, और उसके बाद कैसा नया सोशल ग्रुप्स भी ऐड हो रहे थे, और नया मोड्स ऑफ स्ट्रगल, न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, मतलब अलग अलग मोड्स के स्ट्रगल हो रहे थे इंडिया में. फर्स्ट ऑफ ऑल, द वार क्रिएटेड ए इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. ये जो वार हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार, वो पूरा इंडिया का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को पूरा का पूरा वॉश कर दिया. उसके बाद इट लीड टू ए ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस expenditure which was financed by war loans and increasing taxes, custom duties were raised and income tax introduced. ये जो उनके लिए जो डिफेंस एक्सपेंडिचर थे वो बहुत महंगे थे, और उसके वजह से इंडिया में बहुत सारे इंक्रीजिंग टैक्स कर दिए, मतलब टैक्स को बढ़ा दिए. उसके बाद कस्टम ड्यूटीज भी रेज कर दिए, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, बहुत सारे चीज टैक्सेस लागू कर दिए इंडिया में फॉरेनर्स ने, मतलब जो अंग्रेज थे इंडिया में. थ्रू द वार ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड. जो वार ईयर्स थे पूरा का पूरा प्राइसेस बहुत ऊपर लेवल तक चला गया था. डबलिंग बिटवीन द 1913 एंड 18, डबल हो गया था सबका प्राइस, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल. और ये पूरा का पूरा बहुत हार्ड हो गया था कॉमन पीपल के लिए किसी भी चीज को खरीदने के लिए. विलेजेस वेर ऑफन टू सप्लाई सोल्जर्स, और विलेजर्स को तो और भी उन्हें तो सोल्जर्स को भी प्रोवाइड करना पड़ता था, मतलब जो विलेजर्स के जो फार्मर्स थे उन्हें भी ले जाते थे कि आप हमारे लिए लड़े बोल के. द फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉज वाइड स्प्रेड एंगर. और तो और जो फोर्स रिक्रूटमेंट हुए, फोर्स रिक्रूटमेंट मतलब ए प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपुल टू ज्वाइन द आर्मी. भाई ये जो ये प्रोसेस है जो जिसमें कॉलोनियल स्टेट, मतलब जो हमारे ऊपर इंडिया के ऊपर जो रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स, उन्हें हम पर राइट मिल गया कि हमें फोर्स करके ज्वाइन कर सकते हैं, आर्मी में ज्वाइन करा सकते हैं. देन इन 1918 एंड 1919 एंड 1920-21 क्रॉप्स फेल्ड. भाई क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. ये क्रॉप्स बहुत सारे पार्ट्स के इंडिया में फेल हो गए. ओके, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड. और तो और बहुत सारे जगहों पे फूड भी शॉर्टेज हो गया. दिस वॉज accompanied बाई इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. उसके बाद इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक मतलब डिजीज होना शुरू हो गया था. अकॉर्डिंग टू द सेंसस इन 1921, 12 to 13 million people were perceived as a result of famines. मतलब अकॉर्डिंग टू 1921 सेंसस, 1921 सेंसस के अनुसार 12 to 13 पीपल ऑलमोस्ट, मतलब सबका तबीयत खराब हो गया था फेमाइन्स और एपिडेमिक के वजह से. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट.
सॉरी, तो लाइन बाकी रह गया था। पीपल होप दैट द हार्डशिप वुड एंड after the war was over, but that did not happen. At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. लोगों ने सोचा कि ये वार के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन लोगों का सोचना गलत था। ये पूरा का पूरा चेंज हो गया, वो कभी हुआ ही नहीं जैसे लोग होना चाहते थे। लोगों को फैसिलिटीज मिलना चाहिए था, उसे नहीं मिला। उसके बाद इस स्टेज में एक नया लीडर एमर्ज हुए, उनका नाम है महात्मा गांधी। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 15, 1915। यहाँ पे डेट नहीं दिया है, डेट बोल दे रहा हूँ, 15 जनवरी। ओके, 15th January 1915. As you know, he had come from South Africa, where he had successfully fought the racist regime with a noble method of mass agitation, which he called सत्याग्रह। सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में वो लड़के आए, सक्सेसफुल फॉट, उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद the idea of सत्याग्रह emphasizes the power of truth and the need to search for the truth। सत्याग्रह का ये मतलब है कि हमें सच्चाई की बात में चलना चाहिए, और तो और हमें सच की खोज करनी चाहिए। ओके, ये मुझे लगता है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, it suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor। अगर हम अगर सही हैं और हम इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो फिर हमारा जो लड़ाई है फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ नॉन वायलेंस से जीत सकते हैं। ओके, विदाउट सीकिंग वेजेंस और बीइंग एग्रेसिव, ए सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। वही बताया, हम एग्रेसिव ना हो, सिर्फ शांत से अगर हम भी लड़ेंगे ना सिर्फ बातों से, तो फिर हम नॉन वायलेंस के थ्रू हम जीत सकते हैं। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग द कॉन्शियंस ऑफ द ऑपरेसर। और हम आसानी से अपने ऑपोजिशन को हरा सकते हैं। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू प्रेसिडेंट टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। ऑपरेसर जो हमारे अगेंस्ट में होते हैं, वो हमें जानबूझकर फोर्स करेंगे, फिजिकल फोर्स करेंगे कि झूठ बोल, पर हम स्ट्रगल करेंगे और हम ट्रूथ में ही रहेंगे। By this struggle, truth was born to ultimately trump। Mahatma Gandhi believed that dharma of non-violence could unite all Indians। महात्मा गांधी जी का यही सोच है कि धर्म ऑफ नॉन वायलेंस could unite all Indians। जो धर्म है नॉन वायलेंस का, वो सब इंडियंस को यूनाइट कर देगा। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस। भारत को आने के बाद महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे जगहों पे सत्याग्रह का मूवमेंट स्टार्ट किया। जैसे कि इन 1917 ही ट्रैवल टू चंपारण, हाँ भाई, बिहार में है, टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। जो प्लांटेशन सिस्टम, जो उनके ऊपर टैक्स लगाए जा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे थे, इसीलिए गांधी जी ने उधर जाके लड़ा और पीजेंट्स के लिए वो लड़े और जीते भी। ओके, ये इंडियंस को, बहुत सारे इंडियंस को मतलब प्रेरित किया, इंस्पायर किया। देन इन उसी ईयर 1917 में ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। और तो और 1917 में ही गांधी जी ने खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में पीजेंट्स को सपोर्ट किया। ओके, अफेक्टेड बाय क्रॉप फेल्यूर एंड प्लेग एपिडेमिक। जो अफेक्ट हो गया था क्रॉप फेल्यूर और प्लेग एपिडेमिक, जो मतलब जो खराब हो गया था या फिर क्रॉप फेल्यूर हो गया था, उन्हें सपोर्ट किए। द पीजेंट्स ऑफ खेदा कुड नॉट पे द रेवेन्यू एंड वेर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड।
और वो लोग चाहते थे कि इस बार रेवेन्यू कलेक्शन जो उनसे जो टैक्स लिया जा रहा था उन्हें छोड़ दिया जाए और इस साल हमें माफ कर दिया जाए. ओके. In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a satyagraha movement amongst the कॉटन वर्कर्स. जो 1918 में गांधी जी अहमदाबाद विजिट करने गए थे और ऑर्गेनाइज किए एक सत्याग्रह मूवमेंट, जिधर वो कॉटन मिल वर्कर्स के साथ ऑर्गेनाइज किए और वो जीते भी. ओके. उनका ये था कि जो कॉटन मिल के वर्कर्स को अच्छे से वेज नहीं मिलता था, इसीलिए वो लोग गांधी जी के साथ लड़े, सत्याग्रह का लड़े और उन्होंने जीत हासिल की. ओके. द रॉलेट एक्ट. भाई ये रॉलेट एक्ट क्या है? ओके. द एम्बर्डल्ड with this success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against proposed Rowlatt Act. This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of Indian members. ये जो रॉलेट एक्ट था वो मतलब हड़बड़ी में लिया गया था और वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया गया था. ये इसके लॉ के अंडर जो इट गेव द गवर्नमेंट एनर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज. ये बहुत सारा पावर इशू कर देता था गवर्नमेंट जो थे गवर्नमेंट को कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस कर दिया जाए, मतलब सप्रेस, दबा दिया जाए. एंड अलाउड a detention of political prisoners without trial for 2 years. और उन्हें ये भी पावर मिल जाता था कि 2 साल किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 2 साल के लिए अंदर रख सकते हैं. महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ. महात्मा गांधी ये चाहते थे कि नॉन वायलेंट हुआ जाए, वांटेड नॉन वायलेंट civil disobedience against such unjust law which could start with a battle on 6th April. और गांधी जी को पता था कि ये सब मतलब जो रॉलेट एक्ट पास हुआ ये इंडियंस शांति से नहीं बैठेंगे, इसलिए उन्होंने बोला कि नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस होना चाहिए. हमें सिर्फ स्ट्रगल करना चाहिए, ना कि इस तरह के लोगों को मारपीट करे. ओके. ऑन रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज. रैलीज बहुत सारे सिटीज में ऑर्गेनाइज किए. वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेल वर्कशॉप्स एंड शॉप्स क्लोज्ड all around by popular upsurge and scared. The lines of communication such as railways and telegraphs could be disrupted. The British administrator decided to clamp down on the nationalists. Local leaders were picked up from Amritsar. The Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi on. और जब रैलीज ऑर्गेनाइज हुए, वर्कर स्ट्राइक में चले गए. कहाँ पे? रेलवे में, मतलब जो रेलवे जो प्लेटफॉर्म होते थे वहाँ पे शॉप्स क्लोज डाउन, शॉप्स सारे बंद हो गए. और जो लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन था सच एज रेलवेज एंड टेलीग्राफ को मतलब जो डिसरप्ट कर दिया गया, मतलब तोड़ फोड़, मतलब कैसे भी बंद कर दिया गया. द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि नेशनलिस्ट जो थे उन पर जाके अटैक कर दिए, मतलब जेल में डाल दिए. लोकल लीडर्स, जो लोकल लीडर्स थे उन्हें पिक कर दिए, मतलब उठा दिए फ्रॉम अमृतसर. एंड महात्मा गांधी वाज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली. और महात्मा गांधी को बोल दिया क्या कि आप दिल्ली को एंटर नहीं कर सकते. On 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession. जो पुलिस जो थे अमृतसर में उन्होंने फायर किया पीसफुल प्रोसेशन में, प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशंस. जो लोग जो ये सब कर रहे थे, जो मतलब जो बाहर आके जो शॉप्स बंद कर दिया था, ये सब जो कर रहे थे, दंगे मतलब जो स्ट्राइक कर रहे थे, 10th अप्रैल में पुलिस ने आके
सब पे लगाने मतलब गोलियां चलाने शुरू कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, मार्शल लॉ वाज इम्पोज एंड जनरल डायर टुक कमांड। ये जो मार्शल लॉ इम्पोज हुआ, उसके बाद जनरल डायर डायर टुक कमांड, मतलब जनरल डायर को प्रमोट किया गया। उसके बाद जो होना चाहिए था वो हो गया। 13 अप्रैल जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो हुआ था, ऑन दैट डे ए लार्ज क्राउड गेदर्ड इन एनक्लोज्ड द ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल को हुआ था 1919, जहाँ पे जलियांवाला बाग मसाक्रे जो हुआ था। Some came to protest against the government's new repressive measures। बहुत लोग आए थे कि लोग जो नया मेजर्स है उनके खिलाफ, गवर्नमेंट का खिलाफ जाने के लिए। अदर्स हैड केम टू अटेंड द एनुअल वैसाखी फेयर। और बहुत सारे लोग जो आए थे बैसाखी फेयर, जो एनुअल बैसाखी जो होता है उसे बनाने के लिए। Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed। जो बाहर से आए थे उन्हें पता नहीं था कि मार्शल लॉ इम्पोज हो गया था। उसके बाद डायर एंटर द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, किलिंग हंड्रेड्स। डायर एंटर कर दिए उस एरिया को और ब्लॉक कर दिया एग्जिट्स को, और उसके बाद ओपन फायर कर दिया, किलिंग हंड्रेड्स, अबाउट मोर देन 100 लोगों को मार दिया। His object as he declared later was to produce a moral effect to create in the minds of सत्याग्रही a feeling of terror and वो चाहता था कि ऐसा उसका मॉरल ये था कि वो सबके अंदर डर, इंडियंस के अंदर डर और मतलब जो डर पैदा करे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि जलियांवाला बाग का जो न्यूज़ स्प्रेड हुआ, भाई नेशनलिस्ट और जो लोग थे सबके अंदर गुस्सा भर गया और वो बाहर निकल गए, घर से बाहर निकल गए। और उसके बाद नॉर्थ इंडियन टाउन्स में उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो पुलिस को अटैक कर दिया और तो और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को भी अटैक कर दिया। द गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड विथ ब्रूटल रेप्रेशन, और गवर्नमेंट ने उससे भी ब्रूटल अटैक किया उनके ऊपर भी, सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपुल, और उन्होंने बोल दिया कि ये लोग टेररिस्ट हैं। उसके बाद सत्याग्रहीज वर फोर्स टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड, और तो और सत्याग्रहीज जो थे उनको ग्राउंड पे नोज पूरा मतलब नगड़ दिया, मारा पीटा सबको। उसके बाद क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स, उन्हें क्रॉल करने के लिए बोला गया, और डू सलाम टू ऑल साहिबीज, और उन्हें जो सर को जो ब्रिटिशर्स को सलाम करने के लिए बोला गया। पीपुल वेर फ्लैग्ड एंड विलेजेस वेर बॉम्ब्ड, और तो और बहुत सारे विलेजेस में बॉम्ब भी लगा दिए। ऐसा काम किए ब्रिटिशर्स ने। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। उसके बाद महात्मा गांधी ने ये ऑफ कर दिया मूवमेंट को। While the Rowlatt Satyagraha had been widespread movement, it had still limited mostly to cities and towns। लेकिन जो रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ वो वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, मगर सिर्फ लिमिटेड सिटीज में ही था, सिटीज और टाउन में। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च ए मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। उसके बाद महात्मा गांधी ने सोचा कि हम इंडिया में और भी बड़ा मूवमेंट्स लॉन्च करेंगे। ओके, बट ही वाज certain that no such movement could organize without bringing the Hindus and Muslims closer together। गांधी जी ने सोचा कि ये मुमकिन नहीं हो सकता कि हिंदूस और मुस्लिम को पास लाए बिना। ओके, उसके बाद वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक ऑफ खलीफेट इशू। जो खलीफेट इशू को इशू कर मतलब लेके उन्होंने
स्टार्ट किया कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन टर्की एंड देयर were rumors that a harsh peace treaty was going to impose on Ottoman Empire, the spiritual head of Islamic world. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ओटोमन तुर्की हार गए थे, जो ब्रिटिशर्स उनके ऊपर रूल कर रहे थे, तो फिर उन्होंने भी मुस्लिम्स, वो तुर्की के मुस्लिम्स और इंडिया के हिंदूस दोनों मिलकर एक खलीफेट मूवमेंट स्टार्ट किया। उन दोनों दो भाई थे जो स्टार्ट किए थे, लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली और शौकत अली। ओके, उसके बाद एक खलीफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे। खलीफत कमेटी फॉर्म हुआ था बॉम्बे में मार्च 1919 में। ए यंग जनरेशन ऑफ Muslim leaders like brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. उसके बाद इन दोनों ने डिस्कशन करना शुरू कर दिए थे महात्मा गांधी के साथ कि कैसे हम यूनाइटेड करें बहुत हिंदू और मुस्लिम को। गांधी जी सॉ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ए यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। गांधी जी ने ये सोचा कि मुस्लिम्स को कैसे हम यूनिफाइड करें हिंदूज के साथ, ये एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका उन्होंने सोचा। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Caliphate as well as for Swaraj. उन्होंने बोला कि कलकत्ता सेशन में ये बोला कि सितंबर 1920 में उन्होंने बोला कि सब लीडर्स को कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम लागू करेंगे फॉर द स्वराज एंड टू सपोर्ट खलीफेट मूवमेंट। उन्होंने बोला कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करने से हमें सपोर्ट भी करेंगे खलीफेट मूवमेंट को और वो स्वराज के लिए भी, इंडिपेंडेंस के लिए भी बहुत काम आएगा इंडिया के। ओके, चलो 1.3 व्हाई नॉन कोऑपरेशन। इन हिज बुक, फेमस बुक हिंद स्वराज, Mahatma Gandhi declared the British rule was established in India with the cooperation of Indians and survived only because of this cooperation. महात्मा गांधी ने बोला, उनके एक बुक में लिखा गया था कि इंडिया के पीपुल और ब्रिटिश रूल जो करते हैं इंडिया के पीपुल के कॉपरेशन के बिना नहीं हो सकता। हम कॉपरेशन कर रहे हैं इसलिए उनका रूल चल रहा है। इफ इंडियंस वे रिफ्यूज टू कॉपरेट, अगर इंडियंस रिफ्यूज कर दे कोऑपरेट करना तो फिर ब्रिटिश रूल इन इंडिया कुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज कुड कम, और ये एक साल के अंदर टूट जाएगा। मतलब जो ब्रिटिश रूल इंडिया में मतलब कोलैप्स हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा और उसके बाद हमें अपना इंडिपेंडेंस मिल जाएगा। हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम ए मूवमेंट, कैसे नॉन कोऑपरेशन एक मूवमेंट में बदल गया। गांधी जी प्रपोज दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। गांधी जी ने बोला कि ये जो मूवमेंट है स्टेजेस में हम करेंगे। इट शुड बिगिन विथ ए सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट awarded, a boycott of civil services, army, police, courts and legislative councils, schools and foreign goods। हम कैसे करेंगे, बॉयकट करके, मतलब जो उनके जो चीज हैं सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, ये सब हम मतलब जो खरीद रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं, हम इस सब को यूज करना शुरू कर दें। बॉयकॉट का ये मतलब है कि द रिफ्यूजल ऑफ डील एंड एसोसिएट विथ पीपुल और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज और बाय एंड यूज थिंग्स, यूजुअली ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। ओके, बॉयकॉट का ये मतलब है कि हम उस चीज को, उस देश का कुछ भी चीज हम नहीं यूज करेंगे। देन इन केस ऑफ गवर्नमेंट ह्यूज रिप्रेशन, ए फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च। उसके बाद उन्होंने देन इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन एज फुल सिविल disobedience campaign would be launched. Through the summer of 1920, Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively, mobilizing popular support for the
मूवमेंट। उसके बाद महात्मा गांधी और शौकत अली दोनों मिलकर बहुत जगह घूमे और उन्हें सपोर्ट भी मिला इस मूवमेंट का। मैनी विद इन द कांग्रेस वेर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रोपोजल्स, और ये कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोगों को पता था। दे वर इक्विलिंग टू बॉयकॉट द नेशनल काउंसिल इलेक्शंस फॉर शेड्यूल फॉर नवंबर 20, और उन्होंने ये सब बॉयकॉट कर, मतलब जो बॉयकॉट को उन्हें वो लोग भी प्रमोट किए। और उसके बाद काउंसिल क्या हुआ भाई? हाँ, they were inclined to boycott the council elections scheduled for November 1920, and they feared that the movement might lead to a popular violence। और उन्हें लगा कि ये जो मूवमेंट है ये पूरा एक बहुत बड़ा वायलेंस की तरफ ले सकता है। इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देर वॉज एन इंटेंस ट्रूसल विथ इन द कांग्रेस, और मतलब जो कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लड़ाई होते थे। लोग जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके अंदर मतलब जो खिंचातानी, मतलब दोनों अलग अलग मतलब लड़ते थे, ऐसा होने लगा। फॉर ए वाइल देयर वर सीम्ड नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द ओपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट। और ऐसा बीच में हुआ कि कोई भी जो सपोर्टर्स थे और जो अपोनेंट्स थे उन्होंने बिल्कुल भी मीटिंग नहीं किया इस मूवमेंट के टाइम पे। फाइनली द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920 ए कॉम्प्रोमाइज was worked out and the non cooperation program was adopted। उसके बाद 1920 दिसंबर में बहुत सारे वर्कर्स ने कॉम्प्रोमाइज किया। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया कांग्रेस के द्वारा फाइनली। ओके, thank you guys for watching this video। if you like it, please share with your friends, and happy Independence Day। thank you, stay safe, stay healthy, stay in home। जय हिंद, जय भारत।